हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपनी हिंदी व्याकरण कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हमने जाना था वर्णों के भेद के बारे में, वर्णों की परिभाषा के बारे में, वर्णमाला के बारे में और वर्ण के भेद के बारे में। एक बार हम जल्दी से उसका फिर से दोहरान कर लेते हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले जो हम आज चर्चा करेंगे और वो पॉइंट है हमारा अयोग वाह। तो सबसे पहले हमने जाना था कि वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर जो है वो हिंदी भाषा में 11 होते हैं और उनमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इनको 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर को बोलते समय हमें बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है और प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। ये हमने स्वर के भेद जाने थे। फिर था व्यंजन। व्यंजन को हमने जाना था कि जो व्यंजन है वो हिंदी भाषा में 33 व्यंजन माने गए हैं, जिसमें कि जो प्रथम 5 वर्ग होते हैं, क से लेके माँ तक के वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहा गया है, जो कि गिनती में 25 होते हैं। उसके बाद हमने जाना था अंतःस्थ व्यंजन के बारे में, जो कि 4 होते हैं, य, र, ल और व। उसके बाद हमने जाना था ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी जो है वो 4 होते हैं, श, श, स और ह। इस तरह हमने जाना था। और हमने 2 व्यंजनों के बारे में और जाना था, जिनको कि हम श्वास के आधार पर 2 भागों में बांटा। पहला अल्पप्राण, जिसमें हमें कम समय लगता है, जिसमें हमारी श्वास कम लगती है, या दूसरा महाप्राण, जिसमें हमारी श्वास ज्यादा लगती है। और अल्पप्राण कौन से व्यंजन होते हैं वो भी हमने जाना था कि किसी भी पंक्ति का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है वो अल्पप्राण कहलाता है और महाप्राण उसी पंक्ति का दूसरा और चौथा वर्ण कहलाता है। तो ये तो हमने कल अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नया टॉपिक है वो है अयोगवाह। हमारा चैप्टर वही है अभी वर्ण विचार, लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो है अयोगवाह। तो अयोगवाह का जो शाब्दिक अर्थ है वो हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि अयोगवाह का अर्थ क्या होता है। अयोगवाह का अर्थ होता है कि जो योग होने पर भी, अब योग क्या होता है, ये योग मैं अभी आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। जो योग न होने पर भी साथ रहे, साथ रहे। तो अयोगवाह जो है वो 2 वर्णों को कहा गया है। 2 वर्ण कौन कौन से? एक है अंग और दूसरा है अह। तो बच्चों जो ये अंग है, इस अंग वर्ण को हम किस मात्रा के रूप में जानते हैं? इसकी ये जो मात्रा हम प्रयोग करते हैं, ये बिंदी वाली मात्रा, इसको हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। इसे कहा जाता है अनुस्वार। अब ये जो हमने अयोगवाह का जो शाब्दिक अर्थ जाना कि जो योग ना होने पर भी साथ नजर रहे, साथ रहे, उसको हम अयोगवाह कहते हैं। जैसे अब इसमें सबसे पहले ये देखते हैं हम अनुस्वार की मात्रा। तो आप ये याद रखिए कि जो हमने अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व ऊष्म व्यंजन से पहले, अंतःस्थ या व ऊष्म व्यंजन से पहले यदि सम आए तो वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। परिवर्तित हो जाता है। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, तो वो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व, और ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स और ह। तो देखिए, इनमें से अगर कोई भी वर्ण से पहले अगर सम जुड़ा हुआ है तो वो जो सम है वो उस शब्द में अनुस्वार के मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। अब जैसे हम जानते हैं
सम धन सम धन क्षय। ठीक है, हम इसको इस तरीके से जान लेते हैं, सम धन क्षय। ठीक है, तो ये जुड़ करके क्या बन जाएगा, ये जो सम है वो, ये जो शब्द है, ये जो वर्ण है वो कौन सा व्यंजन है हमारा, ऊष्म व्यंजन है। तो जब हमारे पास सम के बाद या तो ऊष्म व्यंजन में से कोई व्यंजन हो या अंतःस्थ व्यंजन वाले व्यंजन में से कोई व्यंजन हो, तो ये जो सम है वो अनुस्वार, अनुस्वार यानी बिंदी, बिंदी की मात्रा में चेंज हो जाता है, तो हमारा ये शब्द बन जाएगा संचय। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सम है, ये सम जो इसमें जुड़ेगा, तो ये जो म है, बीच वाला जो म है वो किस में चेंज हो गया, माँ जो है वो किस में चेंज हो गया, अनुस्वार की मात्रा में। इसी तरीके से और भी अगर कोई अंतःस्थ का कोई वो है हमारे पास व्यंजन और उसके पहले भी अगर सम आ रहा है, तो उसमें भी जो माँ है वो चंद्र बिंदु की बिंदी में चेंज हो जाता है। जैसे हम इसमें से ले लेते हैं वा, सम धन वाद, इसका एग्जाम्पल है। तो स जो है, स की स आ गया, और ये जो माँ है ये मैंने आपको कहा है कि ये बिंदी में अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, और ये जो वर्ण है इसको जोड़ दिया तो हमारा शब्द बन जाएगा संवाद, यानी जो माँ है वो अनुस्वार की मात्रा में परिवर्तित हो गया। तो इस तरीके से हमने जाना कि जो अयोगवा है वो योग ना होने पर भी, मतलब दोनों का योग नहीं हुआ है फिर भी वो साथ में है, मतलब जो माँ है अनुस्वार की जो मात्रा है वो फिर भी इस शब्द में साथ है। अब जानेंगे हम दूसरे अयोगवा के बारे में। दूसरा अयोगवा जिसे विसर्ग कहा जाता है, विसर्ग, ये जो दूसरा वर्ण है हमारा अयोगवा का, इसकी ये जो पीछे की जो ये बिंदियां हैं इनको विसर्ग कहा जाता है। ये ज्यादातर संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी भाषा में भी इसे कई शब्दों में प्रयोग किया जाता है। ये चंद्रबिंदु लग जाता है, ये मतलब चंद्रबिंदु नहीं, ये विसर्ग कहलाता है। अब मैं बताती हूँ आपको इसका एग्जाम्पल, जैसे प्रातः काल, यानी जिस व्यंजन के बाद हमें ह का साउंड देना है, अ का साउंड तो होता ही है लेकिन ह का साउंड भी उसके साथ देना है, तो वहां पर ये विसर्ग आ जाता है। जैसे प्रातः काल, दुख, निरोग, इस तरीके से। तो ये जो मात्रा है वो हमारी विसर्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। अयोगवा ये दो ही वर्ण होते हैं। इसके बाद एक मात्रा जिसको हम और प्रयोग करते हैं वो कहलाती है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक मात्रा का चिन्ह होता है ये, जिसको हम कहते हैं चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। तो अनुनासिक की जो मात्रा है इसमें क्या होता है कि जब हम कोई व्यंजन बोलते हैं या कोई ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो अनुनासिक में जो हमारी श्वास है वो हमारे मुख और नाक दोनों से निकलती है, मुख और नाक दोनों से निकलती है, इसलिए इस मात्रा को हम चंद्र बिंदु कहते हैं और वो अनुनासिक कहलाती है। अनुनासिक मतलब दो जगह से निकलने वाली हवा, अनु मुख से और नाक से, दोनों जगह से, और जो अनुस्वार था उसमें जो श्वास है वो हमारी सिर्फ नाक से निकलती है। तो इसमें अनुनासिक जो ध्वनि निकलती है उसको चंद्रबिंदु मात्रा का नाम दिया गया है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, जैसे चांदनी, सांप, इस तरह के शब्दों में, कांच। तो इसका जो साउंड है वो आंच, मतलब वहां ऐसा होता है कि जिन शब्दों पर कोई मात्रा नहीं लगती, जैसे कई शब्दों पर कोई मात्रा नहीं लगती, वहां अनुनासिक के लिए केवल बिंदु का प्रयोग होता है। अनुनासिक के लिए केवल बिंदु का प्रयोग होता है। अब आप कहेंगे कि बिंदु तो अनुस्वार वाली मात्रा होती है, लेकिन अनुस्वार वाली मात्रा कब होती है, जब सम का वहां पर
जोड़ होता है, सम का योग होता है या माँ का कहीं जोड़ होता है तो वो अनुस्वार की मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन ये जो अनुनासिक है ये भी कई ऐसे वर्ड हैं जिनमें कि ये चंद्रबिंदु ना आकर के सिर्फ उसकी बिंदी आती है। तो वो बिंदी कब आएगी? जब कोई ना कोई मात्रा पहले से ही उस वर्ण पे लगी होगी। जैसे अब हम कहें घोंसला, अब इसमें पहले से ये मात्रा लगी है, इसके बाद जो ये बिंदी आती है इस बिंदी को भी अनुनासिक की मात्रा ही कहा जाता है। यानी किसी वर्ण में कोई मात्रा लगी रहती है पहले से, तो वहां पर चंद्रबिंदु का प्रयोग ना करके उसकी सिर्फ बिंदी का प्रयोग करेंगे, तो ये वाली जो बिंदी लगी होती है ये अनुनासिक की मात्रा कहलाती है। लेकिन जो अनुस्वार की मात्रा है वो केवल किसी मात्रा के साथ प्रयोग नहीं होती, वो अपने स्वतंत्र रूप में ही प्रयोग होती है। जैसे इसमें और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे भैंस, मैं आदि। तो मात्राओं के साथ भी अनुनासिक जो है वो प्रयोग किया जाता है। और अगर ये स्वतंत्र रूप में प्रयोग होगा जिस पर कोई मात्रा ऊपर नहीं लगी होगी तो ये पूर्ण रूप में चंद्रबिंदु के रूप में लगाया जाता है। तो इस तरीके से हमने जाना अनुनासिक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का जैसे कि पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसका शाब्दिक अर्थ है साथ साथ, साथ साथ। यानी संयुक्त व्यंजन कौन सा व्यंजन होगा? जब दो व्यंजनों के बीच में कोई ध्वनि नहीं होती और वे जुड़ करके आपस में जुड़ करके उनका जो है वो उच्चारित किए जाते हैं या उनका उच्चारण किया जाता है। दो स्वर जिनके बीच में या दो व्यंजनों के बीच में जब कोई स्वर की ध्वनि नहीं होती तब उनका मिलाकर के जो उच्चारण किया जाता है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अब जैसे आप ये देखें कि इस प्रकार आप पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसे व्यंजन जिनमें एक ही स्वर होता है, आपने सारे व्यंजन पढ़े हैं का से लेके ज्ञानी तक, तो उनको हमने डिफाइन कर दिया स्पर्श व्यंजन में, है ना, अंतःस्थ व्यंजन में और ऊष्म व्यंजन में। लेकिन कुछ वर्ण अभी भी व्यंजन ऐसे बच गए जिनको कि हमने अभी तक नहीं बताया, वो है हमारे श्र, त्र, ज्ञ। ठीक है, इसके अलावा एक शब्द और होता है, वो होता है श्र, क्षत्रिय। तो ये जो चार वर्ण होते हैं इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो व्यंजन है वो एक नहीं बल्कि दो दो व्यंजनों और एक स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो ये जो श है वो किस किस से मिलकर बना है? क, श और अ। यानी इसमें दो व्यंजन मिले हैं और एक स्वर मिला है, तब जाकर हमारा ये बना है श। इसी तरह से श्र को देख लें तो श, र, धन, अ, तो हमारा ये बनता है श्र। श्र, श क्षत्रिय का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो, और श्र से होता है श्रमिक। दोनों श से क्षत्रिय में अंतर है, ये श क्षत्रिय है और वो श्र से श्रमिक है। इसी तरीके से अगर हम त्रा पे चलें तो त्रा भी दो वर्णों से मिलकर बना है, त, धन, र, धन, अ। यानी दो वर्णों का साउंड इसमें आ रहा है और साथ में एक स्वर, तो मिलकर बन जाता है त्रिशूल। तो आप उसका एग्जाम्पल देखिए, त्रिभुज, त्रिशूल, त्रिकोण, इस तरीके से। अब जो ज्ञानी है, ज्ञानी वर्ण भी दो वर्णों से मिलकर बना है, इसमें हमें साउंड आता है ज, ण और अ। यानी एक व्यंजन से ज्यादा, दो व्यंजन और एक स्वर से मिलकर बना है हमारा ज्ञानी, जिसको हम एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं ज्ञान या ज्ञान। तो ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन, जो एक व्यंजन से नहीं बल्कि दो व्यंजनों के उच्चारण और उसके साथ में एक स्वर के मिलने से बनते हैं। तो
तो ये थे हमारे 4 संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में इन 4 वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहा गया है। इन व्यंजनों के अलावा एक शब्द और है जिसे हम संयुक्त व्यंजन में रख सकते हैं, जो कि होता है हमारा विद्या वाला ध। ये वर्ण जो है इसको भी संयुक्त व्यंजन में रखा गया है, क्योंकि ये भी द और य 2 व्यंजन के साउंड के साथ एक स्वर को मिलाने से बना है ध्य, जिसको हम ज्यादातर विद्यालय लिखने में प्रयोग करते हैं। विद्यालय, विद्या, इस तरीके से। तो ये द और यस और एक स्वर के साथ मिलकर बना है, इसलिए इसको भी संयुक्त व्यंजन कहा गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। इन वर्णों को हमें आधा कैसे बनाना है, ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जो वर्ण है जिनके पीछे सीधी डंडी होती है, जो पाई होती है, उसको हटाकर उन्हें आधा बना दिया जाता है। जिसमें नीचे गोला आकृति है उनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है, और क और फ जो शब्द हैं उनके पीछे वाले घुमाव को आधा कर दिया जाता है। तो वो जो हमारे जितने भी व्यंजन हैं वो सारे स्वर रहित हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन के बारे में जानेंगे। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? दो समान व्यंजनों से मिलकर जो व्यंजन बनते हैं या जो शब्द बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो हम इसकी पहले परिभाषा लिखते हैं कि 2 समान व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसका जो नियम है बच्चों, वो नियम ये है कि इसमें केवल जो 4 व्यंजन हैं उसके अलावा सभी अल्पप्राण हो, अंतस्थ व्यंजन हो, ऊष्म व्यंजन हो, वो सारे व्यंजन जो है वो द्वित्व व्यंजन में परिवर्तित हो सकते हैं। केवल 4 वर्ण ऐसे हैं जो कभी भी द्वित्व व्यंजन में परिवर्तित नहीं होते, जिनमें एक है ड, दूसरा है ण, तीसरा है श, 4 होते हैं ये ण, श, और चौथा होता है हमारा ह। इनके अलावा जितने भी हमारे अल्प प्राण, महाप्राण, अंतःस्थ, स्पर्श व्यंजन हो या ऊष्म व्यंजन हो, वो सभी संयुक्त व्यंजन में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जैसे एक समान व्यंजन क्या होते हैं, जैसे क और क। तो अगर दो ये समान है दोनों, अगर इनका प्रयोग किसी एक शब्द में किया जा रहा है तो वहां पर जब ये दोनों शब्द वर्ण जो है वो एक साथ आएंगे तो उसको लिखने का तरीका क्या है कि ये जो पहला व्यंजन है, पहला का है, इसको हमेशा आधा लिखा जाता है। जो दूसरा है ये पूरा लिखा जाएगा, लेकिन इससे पहले जो ये समान इसका व्यंजन आ रहा है इसको आधा लिखा जाता है। अब वो आप एग्जाम्पल में देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मक्का, अब देखिए यहाँ पर जो शब्द आया है मक्का, इसमें 2 समान व्यंजन आए हैं क और क, लेकिन दोनों जब एक ही जगह प्रयोग हो रहे हैं तो उनको प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है इसमें कि जो पहला क है उसको अधूरा लिखा गया है और जो दूसरा क है उसको पूरा लिखा गया है। इसका एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं, जैसे चक्का। इसी तरीके से हम कोई भी व्यंजन ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने च धन च, यानी अगर ये दोनों व्यंजन किसी एक वर्ण में आएंगे तो वो भी अधूरे लिखे जाएंगे। जैसे कच्चा, पक्का, कच्चा, ठीक है, कच्चा। फिर हम दूसरा वर्ण ले लेते हैं इसका बच्चा। अब इसमें भी देखिए पहला वर्ण व्यंजन जो है वो अधूरा है, इसमें भी पहला वर्ण अधूरा है और जो दूसरा है वो पूरा है। जो दूसरा वर्ण है वो पूरा लिखा गया है।
तो इस तरीके से ये कहलाते हैं हमारे द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन में कभी भी ये जो 4 वर्ण हैं इनको छोड़कर सारे जितने भी व्यंजन हैं, चाहे वो स्पर्श व्यंजन हो, चाहे वो अंतःस्थ हो, ऊष्म व्यंजन हो, अल्प प्राण हो, महाप्राण हो, सारे व्यंजन जो हैं वो हमारे द्वित्व व्यंजन में प्रयोग किए जा सकते हैं। द्वित्व व्यंजन में उसका काम हो सकता है। तो ये हमने जाना द्वित्व व्यंजन के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद के बारे में। वर्ण का हमारा जो विभाजन था, उसके जो भेद थे वो हमने सब जान लिए। अब जानते हैं हम वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद क्या है बच्चों? वर्ण विच्छेद कहलाना किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वर्ण, वर्ण माने आप जानते हैं कोई भी वर्ण हो, कोई भी व्यंजन हो। विच्छेद का मतलब होता है तोड़ना। विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना, अर्थात इसकी क्या परिभाषा बनेगी? वर्णों को तोड़ना या स्वर से अलग करना, स्वर से अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब हम जानेंगे कि हम वर्णों को तोड़ते कैसे हैं, उनको स्वर रहित कैसे करते हैं। तो जैसे हमारे पास, अगर आपके पास कोई एक शब्द दे दिया जाए कि आप इसको अलग करो, जैसे है परिश्रम, इस शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। ये शब्द आपको दे दिया गया और आपसे पूछा गया है, कहा गया है कि इसको आप क्या करिए? वर्ण विच्छेद कीजिए। तो अब इसका वर्ण विच्छेद, जब हमें वर्ण विच्छेद का अर्थ पता होगा तभी हम इसका वर्ण विच्छेद कर पाएंगे। तो हमें मालूम है कि वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है किसी भी शब्द में से या किसी वर्ण व्यंजन में से उसके स्वर को अलग करना। तो अलग करने का जो तरीका है वो क्या है कि कोई भी व्यंजन में से जब हम स्वर को अलग करेंगे तो उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। कौन सा निशान लगाया जाता है? हलंत। हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। अब इसमें सबसे पहले वर्ण क्या है? प। तो प ले लिया हमने। अब इसमें से किसका साउंड अलग कर रहे हैं हम? किसका साउंड आ रहा है? अ का। तो हमने अ लिख लिया। जब अ को हमने प से अलग कर दिया तो ये अधूरा हो गया, इसलिए इसके नीचे ये हलंत लगा दिया। फिर उसके बाद हम दूसरा शब्द लेते हैं र। र में से हमने कौन सा स्वर लगा हुआ है यहाँ पर? छोटी ई। तो छोटी ई लगा दिया। कभी भी ये हलंत का निशान स्वर के नीचे नहीं आता, क्योंकि स्वर कभी अपूर्ण होते ही नहीं है। स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं और अपने पूर्ण रूप में होते हैं। तो इसलिए स्वर के नीचे कभी भी बच्चों ये हलंत नहीं लगता। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। वर्ण विच्छेद में हमेशा व्यंजन के नीचे हलंत लगता है। अब हम लेते हैं हमारा तीसरा वर्ण। अब यहाँ पर हम देखें तो ये जो श्रा है, ये अभी हमने इस पर चर्चा की थी कि जो श्रा है इसको संयुक्त व्यंजन में रखा गया है। तो पहले हम इसके जो जिन दो व्यंजनों से मिलकर बना है वो दोनों व्यंजन भी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद उसका स्वर अलग होगा। तो सबसे पहले श्रा जो है वो हमारा बना है श्र, श, र और धन अ। इस तरीके से इसके टुकड़े होंगे क्योंकि दो व्यंजन मिले हुए इसमें, श और र। और फिर उसके बाद उसका स्वर। उसके बाद हमारे पास लास्ट जो व्यंजन है वो बचता है म। तो माँ में से भी हम आ का साउंड अलग कर देंगे और माँ के नीचे हलंत लगा देंगे। तो इस तरीके से ये हो गया परिश्रम का वर्ण विच्छेद। हम इसमें एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया विज्ञान। अब इसमें हमारा पहला व्यंजन क्या है? व। व में कौन सा स्वर लगा है? छोटी ई। तो जब हमने इसको अलग कर दिया तो इसके नीचे हलंत आ गया। फिर इसके बाद हमारा ये जो ज्ञ है, ये भी हमारा एक संयुक्त व्यंजन है, तो हम इसको संयुक्त व्यंजन की तरह अलग करेंगे। तो जो ज्ञ है ये किससे बनता है? ज और अणा से मिलकर बनता है। अब इसमें स्वर देख रहे हैं हम, आ की मात्रा लगी हुई है, तो इसका मतलब इसमें हम आ लिखेंगे, आ का स्वर लगा हुआ है। इसके बाद हमारा अंतिम वर्ण बचता है न।
ना में हमें किसका साउंड मिल रहा है, अ का। तो ना में से हमने साउंड अ को अलग कर दिया। तो इस तरीके से हमारा विज्ञान का ये वर्ण विच्छेद बन गया। तो इस तरीके से बच्चों, अगर आपको कभी भी वर्ण विच्छेद करना पड़े तो आप वर्ण विच्छेद करते समय बस इस चीज का ध्यान रखिए कि हमेशा जब स्वर आप अलग करेंगे तो आप उस वर्ण के नीचे हलंत को दर्शाएंगे, तभी आपका वो वर्ण विच्छेद सही माना जाएगा, अन्यथा वो आपका वर्ण विच्छेद गलत हो जाएगा। तो बच्चों, आपने वर्ण विचार जो हमारा पार्ट 2 था उसमें आए हुए सारे टॉपिक, सारे मुख्य बिंदुओं को जान लिया है। आप इन्हें ध्यान से पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और जब आप इन सबको अच्छे से समझ लेंगे तब उसके बाद हम जो इसकी अभ्यास माला करेंगे, उस अभ्यास माला को करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आशा है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। आज की कक्षा को हम यही विराम देते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार बच्चों।